हिंदी विभाग के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी। इस नाम को बहुत कम लोग, वर्तमान जो पीढ़ी है वो संभवतः इस नाम से परिचित नहीं है। डॉक्टर हरदेव बाहरी अपने समय के विश्व के 11 भाषा वैज्ञानिकों में से एक थे। मित्रों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है वो हरियाणा का सबसे पहला विश्वविद्यालय रहा है। हरियाणा बनने के पहले से ये विश्वविद्यालय होता था। करीब 1962 में जाकर इसमें बाकी के सब विभाग आए, पर मूलतः ये संस्कृत विश्वविद्यालय के तौर पर शुरू हुआ था। तो हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इन डिपार्टमेंट्स में से एक विभाग है, प्रमुख विभाग रहा है हिंदी का। तो हमारी ये जिज्ञासा थी कि हिंदी विभाग के विषय में इसकी किस तरह से शुरुआत होती है, इसकी यात्रा कैसी रहती है, इसकी उपलब्धियां किस तरह की हैं, तो उनके बारे में हम जानें। और डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल, आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक तरह से कहें तो हिंदी विभाग के सबसे पहले विद्यार्थियों में रहे। आपने अपना शोध का कार्य यहाँ पर किया। आप फिर उसके बाद तमाम पदों पर, आप प्रोफेसर भी रहे, आप चेयरमैन भी रहे, आप डीन भी रहे। तो आपने लगातार हिंदी विभाग को देखा है। तो हमने फिर गुरुदेव से निवेदन किया कि आप हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के बारे में कि किस तरह से ये शुरुआत होती है, किस तरह से इसकी पूरी की पूरी यात्रा रहती है। हिंदी के प्रति प्रेम जो है मेरा, वो 10वीं कक्षा से शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय जो है वो विज्ञान विषय जो है वो अनिवार्य था। पता नहीं क्यों गणित में और विज्ञान में मेरी कभी कोई रुचि नहीं रही। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, उस समय पंजाब था जब मैंने जो है वो 60-61 में जो मैट्रिक की, तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से छूट दे दी गई कि जो विद्यार्थी विज्ञान छोड़ करके हिंदी विषय लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और ये छूट मिली दिसंबर में। संभवतः मैं श्रीमद् भगवत गीता उच्च विद्यालय का अकेला विद्यार्थी था जिसने अध्यापकों के समझाने के बावजूद विज्ञान विषय को छोड़ करके हिंदी विषय ले लिया। पता नहीं क्यों ये हिंदी संस्कार हमेशा जो है मेरे साथ रहे। प्री यूनिवर्सिटी में जो ही जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज खुला तो मैं पहले बैच का विद्यार्थी हूँ, ये मैंने आपको संकेत किया ही था। उसके बाद 1962 में जो मुख्य विभाग हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, 1962 में वो खुल चुके थे। उससे पहले तो संस्कृत विश्वविद्यालय था और विश्वविद्यालय चलता था नाभा हाउस में, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं इस परिसर में तो जो है। और बाद में जो है फिर इसको आवासीय विश्वविद्यालय, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो है वो घोषित कर दिया गया कि बस जो कुछ है 4 दीवारी में ही है। एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है, एक कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, एक लॉ है और बाकी गिने चुने डिपार्टमेंट हैं। आर्ट्स फैकल्टी में वही 5-7 हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, पंजाबी तो बाद में खुला, और एक संस्कृत डिपार्टमेंट, उधर केमिस्ट्री और फिजिक्स का डिपार्टमेंट जो है, बाद में बॉटनी, जूलॉजी, धीरे धीरे जो बढ़ते चले गए। तो प्री यूनिवर्सिटी से जो ही आगे एडमिशन लेने की बात आई तो पता चला कि हमारे यहाँ ऑनर्स सिस्टम जो है शुरू हो चुका है। हमें नहीं पता था कि ये ऑनर्स क्या होता है। बाद में जब हम करने लगे तो पता चला कि ये ऑनर्स पंजाब वाली ऑनर्स नहीं है कि बीए में 2 पेपर ले लिए 50-50 नंबर के, सेकंड ईयर में फिर ले लिए, थर्ड ईयर में फिर ले लिए,
और पास करके आप जो है बीए ऑनर्स हो गए। हमारी ऑनर्स थी BHU वाली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाली, क्योंकि जितने भी प्रोफेसर साहिबान थे, जितनी भी फैकल्टी थी गिनी चुनी, वो सारी की सारी जो है मध्य भारत से और उत्तर भारत से जो अपने यहाँ आई थी। तो उन्होंने अपनी वही चीज़ें जो लागू की। तो हमारी जो ऑनर्स है उसमें एक पेपर अंग्रेजी का है कंपलसरी, जो आपको पहले साल पास करके छोड़ देना है। 2 पेपर हैं सब्सिडियरी, पॉलिटिकल साइंस ले लें, हिस्ट्री ले लें, कोई भी इस तरह का सब्जेक्ट, जो आपने दूसरे साल में पास करके छोड़ देना है। और तीसरा साल है आपका मेन सब्जेक्ट का मुख्य विषय, जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हैं, जिसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, जिसे आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं। परीक्षा उसकी जो है वो अंतिम वर्ष में 8 पेपरों की होनी है। तो 800 नंबर का जो मुख्य विषय है, 200 नंबर का सब्सिडियरी और 100 नंबर का कंपलसरी। तो जब ऑनर्स में एडमिशन लेने की बात आई तो पता चला हिंदी ऑनर्स भी है। तो मैं छलांग मारने वालों में सबसे पहला व्यक्ति था। मैं नहीं जानता इसके पीछे कौन सी प्रेरणा जो है काम कर रही थी, लेकिन मुझे जो है हिंदी विषय जो है हमेशा जो है प्रिय रहा है। ठीक है जी। तो ऑनर्स की, उसके बाद जो MA यहीं से जो है वो किया। 62 में प्री यूनिवर्सिटी हो गई और 3 साल का फिर ऑनर्स का था, जो कंटिन्यूसली जो वो 3 साल तक आपकी पढ़ाई जो है चलती है, जिसमें एक पेपर उर्दू साहित्य का इतिहास भी था 100 नंबर का, जिसमें एक पेपर संस्कृत साहित्य का इतिहास भी था 100 नंबर का, जिसमें मध्यकाल भी था, आधुनिक काल भी था, वर्तमान काल भी था। 8 पेपर, पूरा टेक्स्ट जिसमें लगा हुआ है, 3 वर्षों तक आपने पढ़ना है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि ऑनर्स में हमने जो पढ़ा उसके आधार पर ही आज हम अपने आप को हिंदी प्राध्यापक कहने की स्थिति में हैं, क्योंकि उस समय इतना पढ़ लिया था, इतना पढ़ना पड़ा था। ठीक है जी। तो 8 पेपर एक ही विषय के, जबकि MA के भी जो आज 8 पेपर ही हैं, उस समय हमने 8 पेपर ऑनर्स के पढ़े और 8 पेपर MA के पढ़े। 16 पेपर की हम जो है वो एक तरह से अपने आप की MA जो है मानते हैं। 2 बातें हैं। एक, हिंदी विभाग के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी। इस नाम को बहुत कम लोग, वर्तमान जो पीढ़ी है वो संभवतः इस नाम से परिचित नहीं है। डॉक्टर हरदेव बाहरी अपने समय के विश्व के 11 भाषा वैज्ञानिकों में से एक थे। ठीक है जी। दूसरी बात इससे जो जुड़ी हुई है वो ये, चौधरी हरद्वारी लाल कुलपति थे। विभागों को स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसे महापंडितों की जो आवश्यकता थी जो यहाँ रहें। सांपों की धरती थी ये, क्योंकि तो झाड़ झंखाड़ के अलावा कुछ भी नहीं था कैंपस में। जो है पगडंडियों से होकर के हम जो जाते थे, और 100-200 सांप आम तौर पे निकल जाना जो है झाड़ झंखाड़ में कोई बड़ी बात नहीं थी। जो यहाँ रहें उनको जो है वो हाथ जोड़ जोड़ करके एक तरह से मना करके जो है लाए। उन्हीं दिनों डॉक्टर हरदेव बाहरी आए, उन्हीं दिनों इकोनॉमिक्स में के डेविड आए, उन्हीं दिनों अंग्रेजी में प्रोफेसर BK काली आए, उन्हीं दिनों मैथमेटिक्स में चोपड़ा आए, उन्हीं दिनों केमिस्ट्री में मुखर्जी आए, उन्हीं दिनों संस्कृत में जो है वो यमुनानगर से जगाधरी से थे, जिनका हरियाणा का इतिहास साहित्य अकादमी ने प्रकाशित, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश आए। और मज़े की बात यह है कि उनको मनाया गया कि अभी आपको मैं प्रोफेसर बनाने की स्थिति में नहीं हूँ, हमारे पास इतना बजट नहीं है, आप रीडर हेड के रूप में जो है वो आए।
तो इस तरह से जो है विभागों की जो स्थापना हुई, तो हमारे लिए तो गर्व और गौरव की बात थी। उन दिनों तो शायद उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो हमें पता चल गया कि जिनके श्री चरणों में बैठ कर के हम हिंदी सीख रहे हैं वो अद्भुत हैं। तो डॉक्टर हरदेव बहारी जो है, चूँकि भाषा विज्ञानी थे, उन्होंने एक बुकलेट तैयार की हुई थी हिंदी में, 1 2 3 4 5 अंकों की, वृक्षों के नाम और पेड़ों के नाम, फलों के नाम, स्त्रियों के नाम, उनके नाम, और जहाँ वो जाते थे उसी को जो है वो थमा देते थे कि भैया हरियाणवी में जो है इसको क्या कहते हैं, ये लिख करके, खाली स्थान है वहाँ पर जो है, 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, 4 को 4 कहते हैं तो 4 लिखो, बाघ को क्या कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो सामग्री संकलन जो है, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि हरियाणवी में मैंने भी उनकी वो बुकलेट उस समय तैयार करके दी थी। तो एक तो जो है वो व्यक्ति हमेशा जो है वो हमारे स्मरण में रहते हैं। इस समय स्वाभाविक है कि वो स्वर्ग में ही हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हमेशा हमारे साथ इस विभाग की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। तो उनकी अपनी पढ़ाई कहाँ से थी? इलाहाबाद से। वो इलाहाबाद से आए थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है उनको लाया गया था, 2 साल वो रहे और जो कमिटमेंट उन्होंने कुलपति के साथ की थी वो कमिटमेंट पूरी करके जो है वो चले गए। किरोड़ीमल कॉलेज से जो है डॉक्टर ब्रजनारायण सिंह को लाया गया था। उनके बारे में चर्चा थी कि मध्यकाल का विद्वान उनसे बड़ा नहीं है। हालांकि वो किरोड़ीमल कॉलेज में थे, उनको यहाँ लाया गया, 2 साल वो यहाँ रहे, 3 साल हमें पढ़ाया और उसके बाद जो है फिर वो दिल्ली जो है लौट गए। ठीक है। बाकी जो है बाद में फिर स्थानीय लोग कुछ आए तो उनकी वजह से विभाग जो पनपता रहा। डॉक्टर छविनाथ त्रिपाठी छपरा से आए थे, बिहार से, और उनको ऑफ़र दी गई थी, वो इंटरव्यू में भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उनको ऑफ़र दी गई क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए कि आप आएँ और विभाग में जो अपनी सेवाएं दें। तो आजीवन वो यहीं रहे और उनकी बेटी जो है वो शैल त्रिपाठी जो थी, तो हम दोनों जो एक तरह से सहपाठी भी रहे हैं और वो आज भी कुरुक्षेत्र में ही हैं। तो उनकी स्मृति जो है वो हमें जो है हमेशा वो रहती है। बाद में डॉक्टर मनमोहन सहगल आए, डॉक्टर जय भगवान गोयल आए, भीम सिंह मलिक आ गए, अब जो है नए लोग जो है वो आ रहे हैं। तो संख्या दुर्भाग्य से जो है कम होती जा रही है। तो एक बात। दूसरी बात यह है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपके पास है, हरदेव बहारी के जाने के बाद जो है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में डायरेक्टर थे उन दिनों, वो जो है फिर प्रोफेसर हेड होकर के यहाँ आए। उस समय रोटेशन नहीं थी, तो रिटायरमेंट के बाद भी 1-2 साल तक उनको एक्सटेंशन मिलती रही, तो वो यहाँ जो है प्रोफेसर हेड रहे। उनके समय में ही विभाग जो है पनपा, उसमें नियुक्तियाँ हुई। कक्षाएं तो 2 ही थी, एमए और ऑनर्स की। बाद में फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के तहत ऑनर्स की कक्षाएं जो है वो कॉलेज में चली गईं और वहाँ वो सिस्टम जो है बंद करके फिर वो पंजाब वाली जो ऑनर्स है, सेकंड ईयर में 2 पेपर 50-50 नंबर के और फाइनल ईयर में 50-50 नंबर के 2 एडिशनल पेपर ले करके आप जो है वो 50% अंक अगर लेते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री जो है मिल जाती है। आज वो सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि समय के हिसाब से जो है वो उनकी कोई अतिरिक्त मान्यता नहीं है। हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो ऐसा क्या है इसके हिंदी विभाग के पास, ऐसा क्या है इसके अंग्रेजी विभाग के पास जो अलग से हट करके है, जो हरियाणा की पहचान को रेखांकित कर सके, जो हरियाणा की पहचान को जो है वो दिखा सके। दुर्भाग्य की बात यह है, ऐसा कुछ नहीं हो पाया, कम से कम हिंदी विभाग में तो नहीं हुआ। एक आध बार जो है ये ज़रूर हुआ,
हरियाणवी साहित्य को महत्व दिया जाना चाहिए, हरियाणी लोक साहित्य पे कुछ होना चाहिए, हरियाणवी लोकपीठ को की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, वो चाहिए क्यों, उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो मोटिव जो है वो काम करता था। लगा के 2-4 दिन शोर करके वो मोटिव जो है पूरा हो गया है, वो बात फिर वहीं जो है ख़त्म हो गई है। वही 8 पेपर दिल्ली में है, वही 8 पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, वही 8 पेपर जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में है। हम अलग से कोई ऐसा काम नहीं कर पाए। अपनी बात बाद में बताऊंगा आपको। जबकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के हिंदी विभाग ने गुरुमुखी लिपि में लिखित हिंदी साहित्य को संपादित किया, मूल्यांकन और विश्लेषण किया, और ये कहने की स्थिति में है कि हमारे विभाग ने ये अलग से काम किया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र को लेकर के, सौंदर्य शास्त्र को लेकर के एक अद्भुत काम डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ के समय में हुआ। वो बता सकते हैं कि ये हमारी पहचान का एक आधार है हिंदी विभाग का। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का काम नहीं हो पाया। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक, लोग बाहर से आए थे। डॉक्टर हरदेव बहारी का हरियाणा में एज सच, हरियाणा की संस्कृति में, हरियाणा की सभ्यता में, हरियाणा की बोली में एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं था। आचार्य विनय मोहन शर्मा मध्य प्रदेश से आए थे। हालांकि उन्होंने मराठी संतों पे काम किया था। उम्मीद की जा सकती थी कि यहाँ का संत साहित्य जो थोड़ा सा उभर करके जो है सामने आएगा, वो नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर रामेश्वर लाल खंडेलवाल गुजरात आणंद से आए। उनकी जो है वो 7-8 साल रहे, ऐसा जो कोई रुचि नहीं थी। जब स्थानीय लोग आए, इन लोग यानी एक दिशा तो हो ही गई थी विभाग की जो, जब स्थानीय लोग आए तब ये धीरे धीरे आवाज़ उठने लगी, क्योंकि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रभाव में थे। उनकी शिक्षा जो है वो कोई भी हरियाणा से दिल्ली की ओर नहीं जा पाया जो अध्यापक बाद में आए, पंजाब यूनिवर्सिटी से थे, और तो कोई आसपास यूनिवर्सिटी थी नहीं। तो वहीं के जो संस्कार थे, वहीं का जो शिष्यत्व था, वहीं के आचार्यों का जो आशीर्वाद था, उन्हीं लोगों की नियुक्ति हुई। एक तरह से चूंकि संयुक्त पंजाब था, हरियाणा तो 1966 में बना है, उससे पहले तो पूरी स्थापनाएं हो चुकी थी, और हमारी मानसिकता पर, हमारे व्यवहार पर पंजाब का ही प्रभाव था। तो उस प्रभाव के वशीभूत सारी नियुक्तियां हुई, तो उन्हें जो हरियाणवी के उसमें जो कोई लेना देना जो नहीं था, क्योंकि हरियाणा बना राजनीति के कारण, विशुद्ध भाषा के आधार पर। चाहिए ये था कि उस भाषा के उत्थान में जो है कम से कम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है अपना योगदान देता, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये नहीं हो पाया। डॉक्टर जय भगवान गोयल जब हिंदी विभागाध्यक्ष बने, उनके बाद डॉक्टर भीम सिंह मलिक प्रोफेसर हेड रहे। उनमें था थोड़ा सा कि भाई लोक साहित्य को लेकर के जो है कुछ काम किया जाए। जो काम किया जाना चाहिए था, जिस मात्रा में किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए उपकरण, उनको कहा कि वे आप जो संकलन करके लाएं इधर उधर जो है, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ लोकगीतों को लेकर के, लोक कथाओं को लेकर के कुछ संकलन हुए थे, और हरियाणा साहित्य अकादमी ने, भाषा विभाग ने प्रकाशित भी किए थे। तो उनकी इच्छा थी कि भी कुछ और संकलन हो जाए और हम मंच पर दिखाने लायक जो हो जाएं। संकलन हुए भी हैं, एमफिल भी उन पर हुई है, लेकिन वो कहाँ हैं, वो सब गायब हो गए हैं, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। तो इस तरह की स्थिति जो है, ये जो हरियाणा से पहले की जो पीढ़ी है, डॉक्टर हरदेव बहारी, आचार्य विनय मोहन शर्मा और डॉक्टर रामेश्वर लाल खंडेलवाल, जो आगरा से हैं, गुजरात से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, इनके समय में
विभाग की पहचान जरूर बनी है, राष्ट्रीय पहचान बनी है। कारण जो विद्वान यहाँ आते थे एमफिल पीएचडी का वाइवा वगैरह लेने के लिए, एक परंपरा थी हमारे यहाँ कि वो एक व्याख्यान तो उनका होगा ही। हम सारे विद्यार्थी और अध्यापक जो है एक कक्ष में जो बैठते थे और उनका 1 घंटे का व्याख्यान होता था, चर्चा परिचर्चा होती थी। एक दूसरा, साल में एक बार 2 दिन की 3 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी भी होती थी किसी एक मुद्दे को लेकर के जो है। तो उसका परिणाम ये होता था कि मध्य भारत के, उत्तर भारत के और बल्कि बेंगलोर तक के विद्वान जो है वो आते थे, ठहरते थे और साहित्य चर्चा जो होती थी। तो आधार बना, लेकिन वो वही आधार है जो आपको किसी भी विश्वविद्यालय में देखने को जो है मिलेगा, वातावरण जो है मिलेगा। तो क्या हमारे हिंदी विभाग का स्थिति या उसका बनना या उसकी जो पूरा का पूरा जो मूल्यांकन है, हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है उसके आलोक में भी इसको देख सकते हैं क्या, कि हमें जो हरियाणवी संस्कृति हरियाणा अलग होने के समय पे मिली थी, तो शायद उसको भी हम एक टोकन के रूप में तो रख पाए, एक प्रतीक के रूप में तो रख पाए, पर उसमें जिस तरह से संधान और नूतन तरह से उसको आगे ले जाना चाहिए था, उसका वो अभाव रहा। और इसके अलावा जो राजनीति ने अलग अलग तरह से पूरे विश्वविद्यालय को जो प्रभावित किया है, वो हिंदी विभाग को यकीनन प्रभावित तो किया ही होगा। बात वही है कि प्रारंभिक जो आचार्य थे उनकी तो कोई रुचि थी ही नहीं, कोई सोच भी ऐसी नहीं थी कि स्थानीय स्तर पर कोई ये काम किया जा सकता है। जो थोड़ा बहुत काम हुआ, थोड़ा बहुत, ये सो रेखांकित करने वाली बात, जो थोड़ा बहुत काम हुआ है वो बहुत बिखरा हुआ काम है। हम ये नहीं कह सकते कि देखिए हमारे विभाग में एक सेल ये भी है जिसने हरियाणवी लोक साहित्य को, हरियाणवी गीतों को, हरियाणवी लोक कथाओं को, हरियाणवी लोक गाथाओं को, हरियाणवी नाट्य काव्य को, हरियाणवी मुहावरे और चुटकुलों को लेकर के ये काम किया है। ये हम जो दिखाने की स्थिति में नहीं है। एक भी पुस्तक, एक भी पंफलेट ऐसा नहीं है जो हम दिखा सकें कि विभाग ने जो लोक साहित्य को लेकर के, हरियाणवी सभ्यता और संस्कृति को लेकर के ये काम किया है। आज भी हम इस स्थिति में नहीं है। तो सामान्य जो विभाग हैं दूसरे हिंदी विभाग, बिल्कुल उन्हीं की तरह का जो है एक विभाग है। संस्कृत विभाग जो है पहले ही दिन से दूसरी बिल्डिंग में था। हिंदी विभाग आर्ट्स फैकल्टी में जहां आप आज है वहीं था, और उसके ऊपर अंग्रेजी डिपार्टमेंट था। पंजाबी डिपार्टमेंट बाद में जब खुला तो एक कोने में जो है वो पंजाबी डिपार्टमेंट जो है वो उसको दे दिया गया। उर्दू फारसी वाले जो है इधर उधर 1-2 टीचर जो है वो कहीं भी बैठ जाते थे। भाषा विज्ञान हमारे ऊपर ही था, हिंदी के और पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो विभाग था, तो उस पर जो हमेशा कुदृष्टि रही। जिस दिन जो द्विवेदी जी रिटायर हुए, विभाग समाप्त कर दिया। विभाग ही नहीं है, भाषा विज्ञान विभाग ही हमारे यहाँ नहीं है। कभी भी देखिए, मैं यहाँ का विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षक, शोधक, प्राध्यापक, रीडर, प्रोफेसर, डीन रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन मैंने कभी भी इन भाषा विभागों में सद्भाव नहीं देखा। केवल और केवल जो है एक दूसरे के प्रति जो है दुश्मनी रही, एक दूसरे के प्रति खींचातानी रही, एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना रही। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ। तो जबकि संस्कृत और हिंदी का तो जो संबंध होना ही चाहिए था, लेकिन कहीं कोई संबंध नहीं रहा। पर ये है कि क्या हरियाणवी लोक साहित्य जो हमें डाइवर्स कर सकता था, हमें समृद्ध कर सकता था, उसमें वैविधता के रंग भर सकता था,
क्या उसने हमें हिंदी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको और नीचे लाने में मदद की है? कभी और नीचे भी हिंदी आ जाए तब भी कोई बात नहीं, ये लोक की भाषा है, लोक की बोली से जुड़ती भाषा है, क्या ऐसा भी कुछ रहा है? कुछ लोग अपने स्वार्थ की वजह से अपने तथाकथित लोक साहित्य की पृष्ठभूमि में हिंदी को नीचा दिखाते रहे हैं, जबकि रोटी रोजी केवल हिंदी के सहारे है उनकी, लेकिन उसी को जो है नीचा दिखाने का काम जो है निरंतर करते रहे हैं। काश ऐसा होता जब लोक साहित्य जो कुछ हमारे सामने आ जाता। लोक साहित्य को लेकर के, संकलन को लेकर के और कुछ विशेषांकों को लेकर के बहुत अच्छा काम जो है भाषा विभाग हरियाणा और हरियाणा साहित्य अकादमी जो कब के कर चुकी है। अब वो भी चुप हैं, वो भी जो है इस दिशा में जो है वो मौन है, हो गए हैं बिल्कुल। अब लोक साहित्य को लेकर के कुछ 2-4 बच्चे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उस बातचीत में जो खड़ी बोली हिंदी का जो स्वर और स्तर है वो गिर गया है। अब हम जो बोल रहे हैं वो वही सर्वोत्तम है, वही हिंदी है, और उसमें राजनीति भी आ गई है। जो ब्राह्मणवादी मानसिकता थी वो संस्कृत से जुड़ी हुई थी, जो सामान्य धरातल से उठ कर के लोग आए हैं, अब वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो लोक भाषा है, ये जो हिंदुस्तानी है, ये जो मिश्रित भाषा है, भाई यही जो है वो सर्वस्व है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि हम जीटी रोड से कट गए हैं। जो मुख्य धारा है देश की, उससे हम कट गए हैं। मैं कहा करता हूँ अपने विद्यार्थियों को कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, किसी साक्षात्कार में जाएंगे, तो वहाँ एक बात यह भी देखी जाएगी कि आप शुद्ध बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हरियाणवी चूँकि हमारी मातृभाषा है, उसका लहजे पर जो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपसे यह अपेक्षा तो की ही जा रही है कि आप हिंदी प्राध्यापक का साक्षात्कार देने के लिए आए हैं और आपने बच्चों को हिंदी पढ़ानी है। एक बार जुनून उठा कि बीए फाइनल में जो है वो हरियाणवी लोकधारा जो पढ़ाई जाए, कोई हर्ज नहीं, धीरे धीरे जो परिचय हो जाएगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम भी उसमें शामिल थे, चाहते ना चाहते भी शामिल होना पड़ा। लेकिन मेरा विरोध निरंतर इस बात को रहा, इस मुद्दे पर, कि जो पढ़ाने वाले हैं, जो उस पाठ्य पुस्तक को विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उनका हरियाणवी से कोई संबंध नहीं है। वो हरियाणा में है, हरियाणा सरकार की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से वो पढ़ करके आए हैं, जिस मानसिकता से वो आए हैं, उनका उच्चारण ही नहीं है हरियाणवी का। उनके संस्कारों में ही वो हरियाणवी नहीं है, उसकी व्याख्या ही जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उस हरियाणवी का जो क्या लाभ। कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में, सीरियल्स में, नाटकों में कई बार जो है दावे किए जाते हैं कि जी हरियाणवी में जो बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ मजाक ही उड़ाया जाता है, क्योंकि वो पात्र शहरी हैं, वो पात्र जो है फिल्मिस्तान के हैं, और वो देखी दिखाई हरियाणवी जो बोलते हैं, ना वो हरियाणवी बोल पाते हैं, ना वो हिंदी बोल पाते हैं। तो इससे जो है वो कम से कम हरियाणा में हिंदी का स्तर जो है वो गिरा है। खड़ी बोली हिंदी जो होनी चाहिए, उसका स्तर जो है वो गिरा है, और वो सब जगह आपको देखने को मिलता है, चाहे वो अध्यापक के स्तर पर हो, चाहे वो कक्षा में हो, चाहे शोध में हो, चाहे पत्रिका में हो। इसके अलावा जो समय समय पर जो विश्वविद्यालय में कुछ विचारधाराएं चलती रहती हैं, तो उन विचारधाराओं ने भी पूरे विश्वविद्यालय के साथ हिंदी विभाग के प्रसार को सीमित किया है। कुछ खास विषयों को मान लिया गया कि इस ओर तो जाना ही नहीं। तो जो खुलेपन का जो अभाव है हमारे विभागों में, ये है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए,
कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम जो लिया जा सकता है कि वहाँ जो है वो, जैसे JNU है, सीधे सीधे कि जब तक जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा आपकी नहीं है तो आपका वहाँ प्रवेश नहीं है। स्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन उन्होंने पीढ़ियाँ जो है तैयार कर दी हैं, और जहाँ जहाँ जो वो जा रहे हैं स्वाभाविक है वो अपनी विचारधारा जो है वहाँ जो है फैलाएंगे। इसके साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रकृति प्रांगण में हर फूल को खिलने का अधिकार है। हम किसी फूल को ये नहीं कह सकते कि केवल हमारा ही फूल खिलेगा, आपका नहीं खिलेगा। तो इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो विश्वविद्यालयों में होनी ही चाहिए, लेकिन केवल जो हम कह रहे हैं, जो हमारी विचारधारा है, जो हम सोच रहे हैं, वही आप पर लाद दी जाएगी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा हमारे विश्वविद्यालय में भी हुआ है। जब जब एक विचारधारा विशेष के लोग जो है वो सत्ता में आए हैं, सत्ता केंद्रित रहे हैं, उन्होंने वैसी ही भर्तियां की हैं और वैसे ही विद्यार्थियों को जो है वो तैयार किया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है जो कम से कम विश्वविद्यालयों में नहीं होना चाहिए। एक मोटा उदाहरण जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ, वो ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का। देखिए वहाँ 3 विचारधाराएं पहले ही दिन से आपको मिलेंगी। वहाँ कम्युनिस्ट भी हैं, वहाँ कांग्रेसी भी हैं, और वहाँ जो है वो भाजपाई भी हैं। जो ही आप मुख्य द्वार पर जो है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो ही प्रवेश करेंगे, आपको 3 टोलियां बैठी दिखाई देंगी। तीनों अलग अलग विंग हैं वहाँ पे जो है। जब आप उनके अध्यापक समाज की तरफ जो है वो झांकना चाहेंगे तो उनमें भी 3 बराबर की जो है वो टोलियाँ, उनमें संघर्ष भी होता है, वो लड़ते भी हैं, मार पिटाई भी करते हैं, पुलिस भी कभी कभी जो है आ जाती है। अपने इलेक्शन जब होते हैं छात्र संघ के या अध्यापक संघ के, तब तनाव भी होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस किसी में जो है वो अपनी विचारधारा को बताने का, समझाने का वो बल होता है, वो उसी हिसाब से जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है वहाँ जो स्थिति जो है। तो विचारधाराएं होनी चाहिए, सबको समझने का अवसर मिलना चाहिए, निर्णय जो है वो स्वयं करें। लेकिन कई स्थितियां ऐसी हैं जहां निर्णय होने ही नहीं दिए जा रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो वही ठीक है, वो गलत है। दुराग्रह जो है वो नहीं होना चाहिए। ये